जय हिंद। मैथ फिलामेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण का सेकेंड पार्ट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और दर्पण के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। आज वाले लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि जो दर्पण हमने आपको पढ़ाया था, जैसे दर्पण हमने आपको बताया था कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने आपको बताया कि समतल दर्पण, दूसरा बताया गोलीय दर्पण, तीसरा बताया पैराबोलिक दर्पण, है ना, यानी पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। जो समतल दर्पण है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन मिरर, और जो गोलीय दर्पण उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। फिर हमने आपको गोलीय दर्पण को बांटा था 2 भागों में, एक बांटा था अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको सिखाएंगे। देखिए, गोलीय दर्पण में कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। जैसे गोलीय दर्पण क्या होता था, तो ये वैसा दर्पण होता था जो किसी खोखले गोले का भाग होता था, ठीक है ना। अगर किसी खोखले गोला से एक टुकड़ा काट दिया जाए, अगर उसके आगे रंग देंगे तो कनकेव हो जाएगा, यानी अवतल हो जाएगा। अगर उसके पीछे रंग देंगे तो उत्तल हो जाएगा। अवतल का मतलब आपको यही समझना है कि ये वैसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह होता है धंसा हुआ होता है। यानी हम मान लीजिए इधर रंग दे, पीछे रंग दे, तो ये धंस जाएगा और धंसा हुआ भाग ही क्या कहलाएगा, अवतल होगा। अवतल में आप हमेशा धंसा हुआ भाग देखते हैं, ठीक है। और उत्तल में क्या देखेंगे, उत्तल में उठा हुआ भाग। अगर जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होगा, मतलब जिस पर रिफ्लेक्शन हो रही है, जिस पर परावर्तन हो रही है, अगर वो परावर्तक सतह उठा हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषा है। इस गोलीय दर्पण में हम लोग आज आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, जैसे वक्रता केंद्र क्या होते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पोल क्या होता है, पोल यानी ध्रुव क्या होता है। फिर हम बताएंगे प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं। इन सभी बातों को हम आज सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गोलीय दर्पण होता है यह किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है। इस खोखले गोले को अगर मान लीजिए हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया और यहाँ पे 2 भाग हम इसको कट कर रहे हैं। सपोज इस वाले भाग में हमने क्या किया कि अंदर से पेंट कर दिया, ऐसे पेंट किया। तो जब अंदर से पेंट किया तो अब की बार परावर्तक सतह तो सामने ये वाला हो गया। अब परावर्तक सतह को देखिए तो ध्यान से, अगर परावर्तक सतह उठा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये वाला भाग देख रहे हैं आपको, इसको मिटा दीजिए। देख रहे हैं, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, कैसा भाग दिख रहा है, उठा हुआ भाग दिख रहा है। मान लीजिए इसको हमने ऐसे पेंट कर दिया, ठीक है ना। पेंट करना समझते हैं कि नहीं ठीक है ना। तो जब अगर आप इसको इस दर्पण के पीछे आप क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो इसका जो परावर्तक सतह होता है वो उठ जाता है। जब आप इधर से देखेंगे तो ये उठा हुआ दिखाई देगा। जब जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ दिखाई देता है तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब जो उत्तल दर्पण होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए, इस वाले दर्पण की बात की जाए तो इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, यानी यहाँ से धसल है, वो धसल समझते कि नहीं, एकदम धंसा हुआ है ऐसे करके, ऐसे। तो जब धंसा हुआ हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, यानी कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कनकेव मिरर, ठीक है। तो यही 2 दर्पण होता है जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो पढ़ना होता है। इसी की सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें कब कोई प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, यानी सब ये सब बातें हम सीखेंगे, ये सब धीरे धीरे, ठीक है ना। और हम ये भी सीखेंगे कि ऐसे दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, इन सारी बातों को हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये खोखला जो गोला था, अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बना दूं और इधर भी मैं इसको डॉटेड लाइन से बना दूं, तो एक बात बताइए, क्या ये गोले का कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं। तो देखिए, पहला डिफिनेशन तो यहीं से आ गया, वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र एक्चुअली होता क्या है, वक्रता केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी वाले अपना हिंदी देखिए, आप लोग इंग्लिश भी सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश आसान होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप दोनों देखते चलिए, ठीक है ना। वक्रता केंद्र और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है, तो यानी ये देखिए, तो ये जो दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण की बात किया जाए तो ये इसी गोले का तो भाग है कि नहीं। अगर इसी गोले का ये भाग है तो इसका जो केंद्र होगा, अगर इस गोले का केंद्र ये है तो इस दर्पण का केंद्र भी तो यही होगा ना, यानी उत्तल दर्पण का केंद्र भी यही होगा, अवतल दर्पण का केंद्र भी यही होगा। इसका मतलब ये पूरे दर्पण का केंद्र हो गया। और ये जो केंद्र कहलाता है उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, क्योंकि मैथ में आप केंद्र बोल सकते हैं लेकिन फिजिक्स में आपको वक्रता केंद्र बोलना है, ठीक है।
यानी जो खोखला गोला का जो केंद्र है, खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले का केंद्र, गोला का केंद्र, जो खोखले गोले का केंद्र है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो कैसे लिखिए, किसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब इसको हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ओ से दिखा रहे हैं, कितना से दिखा रहे हैं, ओ। तो अब की बार जो ओ है वो क्या है, खोखले गोले का केंद्र है, उससे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा डेफिनेशन समझिएगा। दूसरा डेफिनेशन, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो एक बात बताइए, अगर इस खोखले गोले में अगर हम सभी लंबाई की बात करें, जैसे इस लंबाई की बात करें या इस लंबाई की बात करें, इस लंबाई की बात करें, तो इस बिंदु से हम कहीं भी ये वाला रेखा खींचेंगे, ये किसी इस गोले पर कहीं भी खींच देंगे, कहीं भी, है ना, तो कहीं भी खींचेंगे तो क्या उसका कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या समझ रहे, रेडियस क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया तो ये भी तो इसी खोखले गोले का रेडियस यानी त्रिज्या है। तो जिस मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, किसी खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या बोलेंगे, किसी खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। हम बस शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसको आर से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से सूचित करेंगे ना, इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अपने कॉपी में लिखते चलिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने आपको बता दिया, यहाँ से हमने आपको ये बताया कि अगर किसी खोखले गोले का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र हो जाएगा, अगर किसी खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आपको समझाया कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जरा हम इसको फिगर से समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए इस वाले दर्पण की बात किया जाए तो ये दर्पण जो आपको दिख रहा है ये दर्पण होगा, बताइए कौन सा दर्पण होगा, ये दर्पण होगा अवतल दर्पण। क्या कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण है यानी कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की अगर बात किया जाए तो इस पर इसकी जो देखिए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे अगर गोला बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, गोला अगर बनाएंगे तो ऐसे करके बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो केंद्र होगा यही होगा कहीं। सपोज मान लीजिए यहाँ होगा, ऐसे इसका गोला बनाइएगा तो इसके बीच में ना केंद्र होगा, तो ये होगा केंद्र। अब ये केंद्र है, इसको हम अगर ओ से दिखाएं, कितना से दिखाएं, ओ से, केंद्र को हम ओ से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये होगा वक्रता केंद्र। क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये अगर वक्रता केंद्र होगा और इसकी अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस बिंदु से हम कहीं भी एक लाइन खींच दें, कहीं भी एक रेखा को खींचें, इस बिंदु से हम कहीं भी एक रेखा खींचेंगे तो वो जो रेखा होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी, जैसे गोला बनाइएगा तो इसके बाद कहीं यहाँ से कहीं भी बिंदु गोला पे खींचिएगा तो क्या कहलाता है, त्रिज्या। लेकिन यहाँ जो हमने आर खींचा है ये क्या है, तो वक्रता त्रिज्या। क्या है ये, वक्रता त्रिज्या। जरा आप एक बात यहाँ पे क्या नोट करेंगे, आपने यहाँ पे देखा कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ठीक सामने वक्रता केंद्र होता है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने क्या होता है, वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अवतल और उत्तल में क्या अंतर है, तो आप एक अंतर ये भी लिख सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है उसके सामने वक्रता केंद्र होती है ना। जरा उत्तल में देख लीजिए कैसा क्या कहानी होता है। तो उत्तल ये है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ से देखिए इसकी परावर्तक सतह क्या उठी हुई है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर ये कन्वेक्स मिरर हो गया तो इसमें देखिए अगर गोला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा गोला बनेगा कि नहीं, गोला अगर बनाएंगे, इमेजनरी गोला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, यानी इसका जो केंद्र होगा ये इधर कहीं होगा, तो इसका केंद्र क्या होगा, ओ। अब ओ से हम इस दर्पण पे कहीं भी एक लाइन खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगा, वो वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे ये इसका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। लेकिन इस वाले दर्पण की बात किया जाए उत्तल दर्पण में, तो इसमें जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, पहले वक्रता केंद्र देखें, वक्रता केंद्र की बात की जाए तो देखिए इस वाले दर्पण के ठीक पीछे, सामने तो यहाँ हो गया ना, इसके ठीक पीछे क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो यह अगर मैं आपसे पूछूं कि अवतल और उत्तल में आप एक अंतर हमको, दो अंतर बताइए, तो देखिए दो अंतर आप कैसे बता सकते हैं। पहला अंतर तो आप ये बोलेंगे कि वक्रता जो
देखिए पहले ध्यान सुनिएगा, अगर अंतर की बात की जाए तो अगर आपसे पूछे कोई अवतल और उत्तल में क्या अंतर है, तो पहला अंतर आप यही बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होगी तो अवतल दर्पण, अगर जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई होगी तो उसे उत्तल दर्पण। और क्या आप इसमें अंतर बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने होता है वक्रता केंद्र, क्या होता है, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के ठीक पीछे वक्रता केंद्र होता है। और एक अंतर समझिए, अवतल दर्पण के सामने होता है वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के सामने, देखिए ये दर्पण है ना, इसके सामने ये वाला भाग हुआ ना, इसके ठीक सामने है वक्रता त्रिज्या और इसके क्या होता है ठीक पीछे। तो अभी आप 3 अंतर अवतल और उत्तल में बता सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो, कि अवतल उत्तल में क्या अंतर है। तो पहला अंतर आप समझ गए, 1 2 3 अंतर। पहला क्या होगा, इसका परावर्तक सब धसा हुआ, उसका उठा हुआ, अवतल का धसा, उत्तल का उठा हुआ, है ना। इसमें क्या होगा, अवतल में सामने होगा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों सामने होगा, इसमें क्या होगा पीछे होगा, ठीक है। तो आइए अब हम सीखते हैं ध्रुव, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में पोल। देखिए गोले दर्पण में ये टर्म बहुत ही यूज होता है, जिसको जो बोला जाता है ध्रुव और पोल। इस टर्म के बिना आपका कोई काम चलने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ध्रुव की बात किया जाए तो गोलीय दर्पण में जो, देखिए गोलीय दर्पण में क्या क्या हो सकता है, या तो अवतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। अगर अवतल की बात किया जाए तो अवतल में या उत्तल में किसी भी गोलीय दर्पण का जो सबसे मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का मतलब जो बिचला बिंदु होगा, जरा देखिए तो इस दर्पण में सबसे बीच में कौन आएगा, यही तो आएगा, और इस दर्पण में बीच में कौन आएगा, यही तो आएगा। यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा, ये देखिए ये थोड़ी परावर्तक सतह है, परावर्तक ये तो पेंट किया हुआ सतह है, ये सतह क्या है, परावर्तक सतह। इधर वाला में ये सतह क्या है, परावर्तक सतह है। तो जो परावर्तक सतह का सबसे बिचला बिंदु होगा, सबसे बिचला पॉइंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम ये बोल दें कि अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो अवतल दर्पण में जो सबसे धंसा हुआ भाग होगा, अवतल दर्पण तो उसे ही कहते हैं ना जो सबसे धंसा हुआ होता है, तो इसका जो सबसे धंसा हुआ भाग होगा वो क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और इसमें क्या बोलेंगे, इसका जो सबसे उठा हुआ भाग होगा, सबसे उठा हुआ भाग कौन है, यही तो है, यही वाला भाग सबसे उठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, यानी ध्रुव हो जाएगा। और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो गोले दर्पण में आपको ध्रुव समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब ध्रुव के आगे हम सीखते हैं द्वारक क्या होता है, ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं द्वारक, ठीक है। द्वारक को अंग्रेजी में अपर्चर कहा जाता है। देखिए अपर्चर क्या होता है, सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अपर्चर, देखिए इस वाले दर्पण को आप क्या बोलेंगे बताइए तो, ये वाला दर्पण का जो नाम है ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अब बताइए अवतल दर्पण तो ऐसे एक लाइन में तो होता नहीं है। अवतल दर्पण जैसे मान लीजिए एक गोला आप समझ रहे कि नहीं, गोला ऐसे होगा और गोला में से ऐसे पार्ट काटिएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, आपको देखिएगा ध्यान से, हम बनाते हैं आपको बहुत बढ़िया से, कुछ इस टाइप का बनेगा कि नहीं, ये गोला बनेगा, कटोरा टाइप का बनेगा, है ना। और इसमें अगर आप जैसे मान लीजिए आप ऐसे बाहर की तरफ से कलर कर दें तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, ये दर्पण बन गया अवतल दर्पण तो है ही ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। लेकिन इस वाले दर्पण की अगर बात किया जाए तो इस वाले दर्पण अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण को जब आप एक गोला को आप जैसे एक गोला हो गया और गोला को जब ऐसे काटेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना, एक कटोरा टाइप का बनेगा, है ना। अगर इस वाले दर्पण में अगर आप बाहर से पेंट कर देंगे तो इसका जो परावर्तक सतह हो जाएगा, धंस जाएगा, है ना। जब परावर्तक सतह धंस जाता है तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन जो इसका जो किनारा होगा, किनारा कुछ इस टाइप का गोल होगा, ऐसे करके तो गोल होगा, ये जो गोल बनेगा, यहाँ गोल बन रहा है, और उस गोल को, गोला की बात किया जाए तो उस गोला में अगर हम कहीं से भी एक किनारा से लेके दूसरे किनारा तक जाएंगे तो उसका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है ये, व्यास। क्या कहलाएगा ये, व्यास, यानी डायमीटर कहलाएगा। अगर ये व्यास कहलाएगा तो जब व्यास ये कहलाएगा, इसी व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक कह देते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। फिर से समझ लीजिए इसको, मान लीजिए कि अब हम कुछ ऐसा करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक गोला लिया हमने, देखिए पहले आपको पूरा बढ़िया समझाते हैं। ये मान लीजिए गोला लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। जैसे आप ऐसे काटेंगे तो यहाँ कुछ इस टाइप का गोल बनेगा, देखिए तो इस टाइप का गोल बनेगा कि नहीं, ये गोल बनेगा, है ना। अगर इस गोल की जो बात कर रहे हैं तो एक किनारा से लेके दूसरे किनारा तक आप मिलाएंगे तो इसका ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा कि नहीं। और ये व्यास ही तो द्वारक है, व्यास ही तो द्वारक है। लेकिन मान लीजिए इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐसे बाहर से पेंट कर दिया, बाहर से पेंट कर दिया ऐसे, तो दर्पण का जो द्वारक होगा ये कहलाएगा। अब इसके कुछ नाम दीजिए, तो मान लीजिए एम और ये एम डैश, इसको डैश एम के अगर ऐसे ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डैश। ये भी देखिए तो एम और एम डैश, यानी दर्पण का जो द्वारक होगा उसका नाम हो जाएगा एम एम डैश, ठीक है।
तो यहाँ हमने वही चीज लिखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोर मतलब किनारा है ना, कोर मतलब किनारा। जैसे एक दर्पण हो गया तो ये गोल है ना, गोल हो गया, और इसी में से कहीं से भी आप ऐसे दो किनारों को मिला, दो हिस्से, जैसे एक यहाँ से चलेंगे और यहाँ से खत्म हो जाएंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, जब उस वाले हिस्से को जब मिलाएंगे तो वो व्यास कहलाता है, और उसी व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ आए कि नहीं। वहां पे एक वृत्त बनेगा, गोल बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, देखिए ध्यान से, ये ऐसे गोल बनेगा ना, और गोल में आप यहाँ से कहीं भी जाएंगे, ये सब व्यास है, क्या कहलाएगा, ये व्यास है, और व्यास ही द्वारक कहलाएगा दर्पण में। ठीक है ना, तो ये चाहे वो कोई दर्पण, यह अवतल दर्पण था, और इस वाले दर्पण की बात की जाए तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब इसी चीज को एक और चीज बोला जाता है कि दर्पण के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अधिकतम दूरी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, वृत्त बनाएंगे आप, तो हम बोलेंगे कि एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक जाइए, तो आप देखिए जाने के पास इसके यहाँ से जाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए आप, तो मान लीजिए आप ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये क्या होता है, केंद्र होता है ना, ऐसे गए, ये गए और ये गए। अगर हम आपसे पूछें कि इस वाले जो वृत्त में आप जा रहे हैं, उस वृत्त में सबसे अधिकतम दूरी कौन होगा, तो आप यही तो बोलेंगे, वही दूरी बोलेंगे जो क्या होता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, है ना। ये क्या है, वो हिस्सा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उसी को क्या कहते हैं, व्यास। ये डिफिनेशन एक्चुअली यही से आई है। ठीक है ना, वृत्त के केंद्र से सबसे जो बड़ी रेखा होती है, रेखाखंड होती है, उसी को व्यास कहा जाता है। बाकी सब देखिए एकदम छोटा छोटा है, ये भी छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन ये वाला क्या है, सबसे बड़ा है। तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो सबसे अधिकतम दूरी होती है, वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है ना, अब मान लीजिए ये दर्पण गोलीय दर्पण था, ये गोलीय दर्पण है, ये किसी खोखले गोले का भाग है तो गोलीय दर्पण है, ये भी किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण होगा। मान लीजिए दर्पण कुछ ऐसा बन जाए, जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक मिरर हम आपको बनाते हैं और वहां से आपको समझाते हैं कि दर्पण का द्वारक किस टाइप का और हो सकता है। जैसे देखिएगा, ये एक मिरर हमने बना दिया, कुछ इस टाइप का है, इसका हमने ऐसे हिस्सा काट दिया, हो सकता है कि नहीं, हमने गोल नहीं काटा है ना, ये कुछ ऐसे हिस्सा काट दिया है, तो इधर से भी ऐसे काट देंगे, देखिए। ठीक है ना, ये जो दर्पण है, कुछ हमने इसको ऐसे काट दिया है। ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसे काटा जा सकता है। अब इस वाले दर्पण में आपको ये देखना है कि हम इस वाले जो किनारा है, इस दर्पण का जो किनारा है, वहां से हमको सबसे अधिकतम दूरी कहाँ मिल रही है। तो देखिए आप लगभग चलेंगे, ये बाकी सब की दूरी की बात कीजिए, देखिए सब छोटा है, एकदम छोटा है कि नहीं, ये सब छोटा है, लेकिन ये वाली दूरी की बात करेंगे तो ये वाली दूरी सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा दूरी ही व्यास कहलाता है। मान लीजिए इसको हमने ऐसे पेंट कर दिया इधर से, तो सबसे बड़ा दूरी क्या कहलाएगा, व्यास नहीं, द्वारक कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन जब गोलीय दर्पण में हम इस बात को सीखते हैं तो वहाँ पे हो क्या जाता है कि वहाँ पे हमें एक वृत्त मिल जाता है, और जब वृत्त मिल जाता है तो वहाँ पे कोई भी दूरी हम लेंगे और जो वृत्त के केंद्र से पास करेगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, कोई भी दूरी लीजिएगा और वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, व्यास, और वही तो सबसे अधिकतम दूरी होता है। ठीक है ना, तो दर्पण का द्वारक कुछ नहीं होता है, दर्पण का द्वारक का मतलब दर्पण के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना, लेकिन सबसे लंबी दूरी तय करते हुए जाना, दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगर आप गोलीय दर्पण में बात करेंगे तो वही दूरी व्यास हो जाती है, उसी को दर्पण का द्वारक कह देते हैं। ठीक है ना, उसको हम एम डैश आपकी जो मर्जी उससे दिखा सकते हैं, इसमें कोई कतई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसके आगे हम सीखते हैं। अब इसको पहले नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। गोलीय दर्पण का अगला टर्मिनोलॉजी है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इसको समझते हैं पहले। देखिए जैसे अगर इस वाले दर्पण की अगर हम बात करें तो ये दर्पण का नाम बताइए क्या है, अवतल दर्पण, है ना, बोलते रहिए आप लोग साथ साथ। ठीक है, अगर हम इसके सबसे बिचला बिंदु की बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है, पोल, यानी ध्रुव कहलाता है। हिंदी में क्या कहलाता है, ध्रुव। और हमने आपको बताया था कि ध्रुव को हम लोग पी से दिखाते हैं। ठीक है ना, और ये किसी न किसी एक खोखले गोले का भाग होगा। जब ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ गोला बनेगा इसका, ठीक है, खोखले गोले का भाग होगा, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं। यही केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और हमने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र को हम लोग सी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, सी से। अब इस यानी जो ध्रुव है और जो वक्रता केंद्र है, इससे एक लाइन को पास करा दीजिए। लाइन समझने के लिए देखिए दो चीज होता है, ध्यान समझिएगा। अगर ये वाला अगर इधर भी तीर लगा दे और इधर भी तीर लगा दे, ठीक है ना,
तो ये तीर होता है, इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन, जिसको बोलते हैं रेखा। लाइन की बात की जाए तो लाइन पूरे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं, जितनी लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। यानी अगर इसकी लंबाई की बात की जाएगा तो ये लंबाई इनफाइनाइट यानी बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते ये उतना उसकी लंबाई है। लेकिन इसी लंबाई में से अगर मान लीजिए हमने यहाँ से एक टुकड़ा काट दिया और यहाँ से एक टुकड़ा काट दिया और इस टुकड़ा को उठाकर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बोलते हैं रेखा, लेकिन ये रेखा का ही तो हिस्सा है। तो देखिए रेखा और ये रेखा का हिस्सा है, हिस्सा को मैथ में बोलते हैं खंड। क्या बोल देते हैं? खंड। तो इसका नाम हो जाएगा रेखा खंड। रेखा मतलब रेखा और खंड मतलब टुकड़ा, यानी रेखा का टुकड़ा ही क्या कहलाता है? रेखा खंड। अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेगा? लाइन सेगमेंट। क्या बोलेगा? लाइन सेगमेंट। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, रेखा की बात कर रहे हैं, रेखा खंड की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये रेखा है, इसका मतलब यहाँ से जो भी लाइन गुजरेगी, जैसे ये लाइन हो गया, यहाँ से लाइन हो गया तो देखिए इधर भी पास कराइए इसको और इधर भी पास कराइए। ये जो हमने एक लाइन खींचा है, यही लाइन क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा? ये मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष की बात किया जाए तो ये जो मुख्य अक्ष होगा ये रेखा होगा कि रेखा खंड होगा? देखिए हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, बताइएगा रेखा होगा या रेखा खंड होगा? रेखा होगा या रेखा खंड होगा? तो देखिए रेखा खंड की लंबाई फिक्स होती है, अगर ये इतना लंबा है तो ये आगे थोड़ी बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसको हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई फिक्स हो गई, निश्चित हो गई, इससे ज़्यादा ये बढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो जो लंबाई फिक्स है तो इसकी लंबाई फिक्स है कि बढ़ने वाली है? बढ़ने वाली है, तो ये रेखा खंड तो नहीं होगा, रेखा हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रधान अक्ष की बात किया जाए तो यह एक रेखा होती है, ठीक है ना। और वो कैसी रेखा होती है? जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान से समझिएगा, हमने आपको ये भी बताया था कि अगर ये कोई वक्रता, ये कोई गोला है, गोला का अगर केंद्र से यानी वक्रता केंद्र से अगर किसी भी हिस्सा तक जाएंगे, जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सभी के सभी हिस्सा क्या कहलाते हैं? त्रिज्या कहलाते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाते थे? वक्रता त्रिज्या। ये भी तो वक्रता त्रिज्या है, ये भी वक्रता त्रिज्या है। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या की बात किया जाए, ध्यान समझिएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एक लाइन नहीं है। देखिए ये देखिए तो इतना ही तो वक्रता त्रिज्या होगा, तो ये इस रेखा का एक टुकड़ा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि अगर प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष की बात किया जाए तो वह एक रेखा होगी, लेकिन जो वक्रता त्रिज्या होगा वो एक रेखाखंड होगा, जिसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे समझाया प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। इसके आगे हम देखते हैं अगला टर्मिनोलॉजी, ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगला टर्मिनोलॉजी, जिसको बोलते हैं प्रधान काट या मुख्य काट। प्रधान या मुख्य काट, ठीक है ना। काट की बात करते हैं तो ये सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्शन, यानी प्रिंसिपल सेक्शन। देखिए क्या होता है, जैसे हम बात करें आपसे, ये अगर इस दर्पण की बात की जाए, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अगर इस अवतल दर्पण की बात किया जाए तो ये अवतल दर्पण तो कुछ इस टाइप का होगा ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिए इस टाइप का होगा, ये ऐसे टाइप का होगा ना, यहाँ गोल बनेगा, ठीक है ना। जब ये ऐसे होगा तो अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है बताइए। देखिए सबसे बिचला बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, कहलाता था ना ध्रुव। सबसे बिचल का बिंदु को क्या बोलते थे? ध्रुव। और ये कहीं किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, या मान लीजिए यहाँ इसका क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है इसका? वक्रता केंद्र। ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र। और हमने आपको बताया था कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगा, ठीक है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगा, देखिए तो ये, और इधर से जाइए, ये ध्रुव और उस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, उसी को हम क्या कहते थे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब यहाँ से क्या कीजिए, एक जैसे ये कोई बुक ले लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए एक पेज हमने लिया, ये पेज लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का बन रहा होगा, और यहीं से एक पेज को आप ऐसे पास करा दीजिए। तो कुछ इस पेज को जब पास कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, इस टाइप का बन जाएगा। सबसे नीचे दर्पण ये इस इधर से होगा, अगर हम यहाँ से इसको जैसे काट देंगे तो यहाँ कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। यही होता है मुख्य काट, यानी प्रधान काट, ठीक है ना। और चित्र में इसी का तो प्रयोग करते हैं हम लोग, चित्र में मुख्य काट से ही दिखाया जाता है, ठीक है ना।
तो मुख्य काट क्या होता है, बस कुछ नहीं, यहाँ से कागज पास कराइए और कागज पास कराने के बाद जो चित्र आपको मिलेगा, कुछ इस टाइप का चित्र मिलेगा, वही क्या कहलाता है, प्रधान या मुख्य काट, ठीक है ना। यानी यहाँ से प्लेन पास कराइए, प्लेन मतलब तल, और तल पास कराने के बाद कुछ इस टाइप का कटा हुआ आपको दिखेगा, है ना, वही क्या कहलाता है, वही काट माने सेक्शन, वही तो कटा हुआ भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल या प्रधान कट, ठीक है। बात समझ में आया आपको, नोट कीजिए इसको। अब अगला सीखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं फोकस। फोकस अगर आप समझ गए तो समझ जाइए आगे, यहाँ से आप पूरे दर्पण को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो फोकस समझना बहुत जरूरी है, और उसी में हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही दोस्तों, हेडिंग लगा लीजिए फोकस, ठीक है। 7 नंबर में हेडिंग लगाइए फोकस। फोकस किसे कहते हैं, फोकस, फोकस क्या होता है, देखिए समझते हैं पहले फोकस को। गोलीय दर्पण में फोकस का यूज बहुत है, ये दर्पण में ही नहीं बल्कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ भी फोकस का यूज आता है। तो इसीलिए फोकस का डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके अलग हो जाता है, फोकस का डेफिनेशन वही रहता है, बशर्ते वहाँ कुछ अलग बात करते हैं, वहाँ 2 फोकस हो जाते हैं, लेकिन दर्पण में एक ही फोकस होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे अच्छे से हम लोग बढ़िया से। पहले हम फोकस समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम फोकस की बात करें, पहले समझा लेते हैं फोकस, उसके बाद इसका डेफिनेशन हम लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए ये दर्पण, अभी ये कौन सा दर्पण है, अभी कोई दर्पण नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी पेंट नहीं किया। अब पेंट कर दिया तो बताइए, जैसे ही हमने बाहर से पेंट किया तो ये दर्पण अंदर की तरफ धंस गया, इसका परावर्तक सतह क्या हो गया, अंदर की तरफ धंस गया। जब इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंस गया तो ये दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि सबसे बिचला बिंदु क्या कहलाता है, पोल। जितना पढ़ा चुके हैं वो काम आएगा आपको, ठीक है ना। फिर जैसे ही थोड़ा इसके कहीं आगे होगा, इसके कहीं आगे होगा इसका क्या, वक्रता केंद्र। मान लीजिए यही इसका वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से दिखाते हैं। इसका नाम क्या है बताइए, तो इसका नाम है ध्रुव, इसका नाम है वक्रता केंद्र, ठीक है ना। और आपको हम बता चुके हैं कि जब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखाखंड नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, रेखाखंड तो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। जो रेखा होगी, ये रेखा है कि नहीं बताइए, तो ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, उसको हम बोलते थे मुख्य अक्ष। क्या बोलते थे, मुख्य अक्ष। एक और नाम है इसका प्रधान अक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए अब फोकस को कैसे डिफाइन किया गया है, फोकस को ऐसे डिफाइन किया गया, बोला गया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, समानांतर मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए 2 रेखाएं समानांतर कब होती है, जब वो ऐसे आती है कि दोनों को आगे कितना भी दूरी तक बढ़ा दिया जाए वो आपस में कभी मिलेगा नहीं। इसको आप कितना भी दूरी तक आगे बढ़ाइएगा, क्या ये आपस में कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो 2 रेखाएं समानांतर कब हो जाएंगी, जब उसको हम कितना भी आगे तक बढ़ाएं और कभी एक दूसरे को आपस में नहीं मिले, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटे। तो इसके फोकस के लिए डिफाइन किया गया कि वैसी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, यानी ये जो रेखा है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो रेखा दिख रही है, एक तरह से समानांतर होना चाहिए। तो समानांतर करते हैं, देखिए करते हैं, समानांतर कीजिए। एक रेखा दिखे तो एकदम ई वाला रेखा और ई वाला रेखा कभी मिलेगा आपस में, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको देखिए, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, और यहाँ से भी ले लीजिए, नीचे भी ले लीजिए, अरे ऊपर कहाँ लेंगे, नीचे ले लीजिए, नीचे भी ले लीजिए, ठीक है ना। जब ये समानांतर आती है तो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये वाला यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ परावर्तन का नियम काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी परावर्तन का नियम काम कर रहा है। जैसे देखिए एक और बात समझ लीजिए, हमने आपको बताया कि देखिए अगर कोई भी गोल चीज़ हो गया, कोई भी गोल चीज़ है और वहाँ से केंद्र से कहीं भी एक रेखा खींचेंगे तो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। कोई भी गोल चीज़ हो गया, जैसे यहाँ से एक मिलाइए तो कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। कितना बना रहा है, ये भी 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ मिलाइए 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ मिलाइए 90 डिग्री। तो एक बात बताइए आप भाई कि ये जो गोल, ये तो किसी न किसी गोला का ही तो भाग है। अरे दर्पणवा किसी न किसी एक गोला का ही तो भाग है। और ये गोला का जो केंद्र है, ये जो गोला का केंद्र है, यहाँ से हम कोई भी रेखा यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, सब एक पे कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो
आपको हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम में, हमने आपको क्या समझाया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपतित किरण आ रही है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये देखिए ये वाला है आपतित किरण, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, अभिलंब। क्या कहलाएगा वो, अभिलंब। और यहाँ से जितना से आई है उतना से ही जाएगी, वही तो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना कोण बनाते हुए अभिलंब से किरण आ रही है उतने कोण बनाते हुए अभिलंब से जाएगी भी, है ना। ये है आने वाली किरण और ये है जाने वाली किरण। तो यहाँ देखिए तो ये किरण आ रही है ना, आ रही है ना, और ये क्या करेगी, टकरा कर लौट गई है। तो जो आई है उसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो टकराने के बाद लौट गई उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। अब कहेंगे कि सर अभिलंब केने है, तो अभिलंब देखिए कैसे खींचते हैं। अभिलंब हमेशा चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ से एगो डॉट खींच दीजिए। देखिए यहाँ अगर आई होगा तो यूं आई हो आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ फिर देखिए, फिर ये कह रहा है कि कोई प्रकाश की किरण किसी भी मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत, कोई भी, ये भी देखिए तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समानांतर है कि नहीं, तो ये भी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए ये गई है कि नहीं, तो इहो देखिए यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये भी आई तो ये भी आई, है ना। सब बराबर होगा। ये वाला बिंदु भी देखिए जाती हुई प्रतीत होगी, ये वाला बिंदु भी जाती हुई प्रतीत होगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे ही फोकस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जो टकराने के बाद ये किरण यहाँ पे टकरा रही है, सब सचमुच में एक दूसरे को काट रही है, झूठे क्या है, जबरदस्ती कटवाया नहीं, सही में काटी है सब। तो अगर जब सही में काटेगी तो उसी को बोलते हैं फोकस, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकस। तो आप कैसे बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ तो जाती है, सचमुच में जा रही है, लेकिन कबो कबो ऐसा हो जाएगा जाती हुई प्रतीत होगी, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उसी को फोकस करते हैं, ठीक है ना। एक बात देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण के सामने फोकस होता है कि नहीं। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने क्या है, फोकस है कि नहीं। अवतल दर्पण के अगर उत्तल में होता तो कुछ और कहानी हो जाता है। पहले इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिए। अब देखिए ध्यान से, अब हम आपको उत्तल में सिखाते हैं। उत्तल की कहानी देखिए, ये तो अवतल की कहानी थी, उत्तल में सीखिएगा जरा। प्रकाश का परावर्तन का नियम भूलना नहीं है, वो काम आएगा हमेशा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण की क्या कहानी है, ठीक है ना। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता था, उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण ये है, इसमें इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है ना, उठा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे उठा हुआ भाग है वही क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। और इससे थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ध्रुव, ये कहलाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र की बात करें तो यहाँ क्या होगा, आर, ये क्या कहलाएगा, आर। आर मतलब वक्रता त्रिज्य, आर मतलब वक्रता त्रिज्य, ठीक है ना। आर यहाँ लिख देते हैं, आर मतलब हो गया वक्रता त्रिज्य, वक्रता त्रिज्य। पूरा बात समझते रहिए, ठीक है ना। अगर ध्रुव और वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा पास करा दे, देखिए ये रेखा पास करा दी, यहाँ से वो रेखा पास करा दी। अब ये जो रेखा आपने पास करा है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष का प्रधान अक्ष, ठीक है ना। अगर ये प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष है तो यहाँ से देखिए अब किरण यहाँ से यहाँ टकराइएगा। ये तो रंगल है, रंगल में थोड़ी मुंह देखते हैं, मुंह हमेशा देखते हैं जहाँ रंगा हुआ नहीं रहता है। ये जो पीछे ऐसे लाइन खींच रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, ये रंगा हुआ भाग है। तो आप किरण आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ गिराना पड़ेगा। और वो भी कैसे गिराएंगे, इस वाले रेखा के समानांतर गिराएंगे। देखिए समानांतर गिरा दिए, और ये गिराइए समानांतर। अच्छा नीचे हो गिराना है, नीचे हो गिरा दीजिए, सब समानांतर होना चाहिए। ये नहीं टेढ़ बकटेढ़ मत खींच दीजिएगा, एकदम एक समानांतर होगा, ठीक है ना। टेढ़ बकटेढ़ समझते हैं ना, उल्टा सीधा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये किरण यहाँ पे आएगी और इसका अगर अभिलंब खींचे हम लोग तो अभिलंब देखिए कैसे खींचते हैं। यहाँ पे अभिलंब होगा कुछ इस टाइप का, है ना, ये अभिलंब हो गया। थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए, ये अभिलंब हो गया। तो यहाँ जितना से बनाया है उतने बनाते हुए आगे निकल जाएगी, ये भी उतना ही बनाते हुए आगे निकलेगी। इसका भी अभिलंब देखिए कहाँ से होगा, यहीं पे गुजरेगा। सबका अभिलंब कहाँ गुजरेगा, एकदम यहीं पे, सी से। इसका अभिलंब कहाँ पे बताइए, सी से। थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, ठीक है, ऐसे करके।
बढ़ रहा है ना। तो देखिए, तो ये वाला कैसे टकरा के गिर जाएगा ऐसे, ये वाला भी कैसे टकरा के जाएगा ऐसे। अब तो कहेंगे कि सर ये तो मिलबे नहीं करेगा, इधर मिलेगा कहीं, ये मिलेगा और और बढ़ते जाएगा, ये इधर वाला बढ़ते जाएगा, तो ये तो मिलेगा नहीं। अगर ये नहीं मिलेगा तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करके पीछे बढ़ा के मिलाएंगे ज़बरदस्ती। देखिए कैसे, इसको बढ़ाइए पीछे, तो हेकरा का बढ़ाइए पीछे, हेकरा का बढ़ाइए पीछे, हेकरों का बढ़ाइए पीछे। जब पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे सभी बिंदु मिलती हुई प्रतीत हुई है, जबरदस्ती मिला है तब प्रतीत होगी वो अलग बात हुआ, और जो सही में मिलेगी वो अलग बात है। मिलती हुई प्रतीत होगी मतलब झूठों की मिल रही है, लेकिन बोलेंगे प्रतीत हो रही है। सही में काटेगी तो सही में मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, तो मिलती हुई प्रतीत हुई है, और जहाँ भी मिलती हुई प्रतीत होगी, जब समानांतर रेखा जहाँ भी मिलती हुई प्रतीत होगी टकराने के बाद, वही तो फोकस होता है। ये क्या कहलाएगा, फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस। तो यह डायग्राम आपको समझना था, ठीक है ना। तो आप फोकस समझ गए, तो पहले आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आप डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ठीक है, और टकराने के बाद एक बिंदु से जाती है, माने जाती है मतलब सही में जा रही है, झूठ नहीं, और जाती हुई प्रतीत होती है मतलब झूठ में जा रही है, जबरदस्ती उसको मिलाए हैं, ठीक है ना, उसी को फोकस कहते हैं। अच्छा, एक और बात देख लीजिए, अवतल, अगर ये कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस आगे आया है, परावर्तक सतह तो ये है, इधर है ना, एकरा पीछे आया है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में जो है फोकस हमेशा पीछे बनता है, ठीक है। ये सब नोट कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको उतारिए, अब हम आपको इसका डिफिनेशन लिखाते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं, आपका टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अब देखो बाबू, यहाँ पे देखो, हमने आपको लिख दिया है फोकस क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, पहले तो प्रकाश की किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो जब ये परावर्तक सतह से टकराएगी, जैसे ये टकराई है और टकराने के बाद लौट रही है, ठीक है ना, तो टकराने के बाद एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ देखिए झूठों के प्रतीत हो रही है, जब झूठों के प्रतीत हो रही है, और यहाँ देखिए सही के प्रतीत हो रही है, और एक नहीं, जब सही में प्रतीत होगी तो वहाँ काट रही है, यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहाँ जहाँ पे वो काट रही है उसी को क्या बोलेंगे, फोकस। यानी फोकस इसका यहाँ है और इसका फोकस यहाँ है। अब देखिए, तो उत्तल दर्पण में फोकस क्या है, इसके परावर्तक सतह के पीछे। उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ है, परावर्तक सतह के पीछे, और अवतल में फोकस कहाँ है, इसके ठीक सामने, ठीक है। तो ये हो गया फोकस के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, तो अगला हेडिंग दीजिए दोस्तों, फोकस दूरी, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण हमने बनाया, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अगर ये अवतल दर्पण है तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, ये क्या होता है, फोकस पोल। ये क्या होता है बताइए, यहाँ होता है वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं सी, और यहाँ क्या होता है, फोकस। तो पोल और फोकस, ये देखिए पोल है और ये फोकस है, एक बीच की जो दूरी होता है वही क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। और पोल, देखिए ये वाला दूरिया और ये वाला दूरिया की बात करें तो पी, और पोल और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है, आर। क्या कहलाता है, आर। तो इसको देखिए, अब देखिए ध्यान समझिए, ये जो आर है ना, आर जो होता है, आर को अगर आधा कर दीजिए, आर को क्या कर दीजिए, आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे, तो वही क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी जो भी गोलीय दर्पण, ये सभी दोनों गोलीय दर्पण के, अवतल और उत्तल दोनों के लिए लागू है, ठीक है ना। ये अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। यानी ये गोलीय दर्पण में ही काम करेगा, ठीक है ना। तो जो वक्रता त्रिज्या होता है उसका आधा करेंगे तो फोकस आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फोकस को दोगुना करेंगे, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 इधर भाग में ना, उधर जाएगा तो गुणा में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f। यानी फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है, ठीक है। और जरा उत्तल में देख लेते हैं क्या कहानी है। उत्तल में देख लीजिए, उत्तल, ये उत्तल है, ठीक है ना। उत्तल की बात करेंगे तो ये पोल हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया ना। तो यही दूरी तो होगा फोकस, ठीक है। तो बात सब में वही काम करेगा, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये होता है फोकस दूरी। अब अगला लास्ट हेडिंग हम लोग सीखेंगे फोकल प्लेन, यानी फोकल तल। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसको सीख जाएंगे, फिर हम लोग पूरा गोलीय दर्पण में जितनी भी परिभाषाएं थी जिसका हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर उसको देखते हैं। तो लास्ट हेडिंग आप लोग दीजिए फोकस तल,
जिसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के लंबवत यानी 90 डिग्री। पहले तो कितने लोग 90 डिग्री नहीं समझ पाते। देखिए किसी पर भी 90 डिग्री खींचना होता है तो बस उसके सीधा ऐसे कर देते हैं। ये क्या होता है 90 डिग्री, इसको लंबवत भी कहते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए एक दर्पण बनाते हैं, कोई भी दर्पण हो सकता है, गोलीय में अवतल बना रहे हैं, अवतल से ही समझ लेते हैं। अवतल से समझ लेंगे तो उत्तल में क्या दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए तो कौन सा दर्पण है, ये हो गया अपना अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण की बात किया जाए, अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में ये जो हमने खींचा है इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब आपको बता चुके, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ कहीं ना कहीं फोकस होगा, ठीक है कि नहीं, कहीं ना कहीं फोकस होगा, ठीक। चलिए अब देखिए, जब प्रकाश की किरण जब ऐसे आती थी मुख्य अक्ष के समानांतर तो फोकस से गुजरती थी। जैसे मान लीजिए दो किरण ऐसे ले लेते हैं, पहले समझे, मान लीजिए कुछ एंगल पे है, जैसे ऐसे आ रही है, अब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो ये जो किरणें हमने बनाया है, क्या ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है? नहीं है। देखिए ये तो ऐसे है, अगर ऐसे आती तब ना मुख्य अक्ष के समानांतर होती, ये एकदम एंगल पे है। तो ये जो किरणें होती है, देखिए यहाँ से अगर हम इसका अगर हम ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, यानी इसको ये कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसकी बात किया जाए तो इसका जो अभिलंब होगा ये सी से पास करेगा और ये कहीं ना कहीं कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये मिला यहाँ पे, मिला कि नहीं। तो अगर हम और भी ले लें, और भी ले लें, एक ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ये भी कहाँ मिलेगा, यहीं आके मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब प्रकाश की किरणें अगर समानांतर आती है तो वो फोकस में नहीं, फोकस पर तो मिलती ही मिलती है, लेकिन फोकस पर वो कब मिलती है, जब वो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तब मिलती है। लेकिन जब अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं आएगी, अगर किसी एंगल पे आएगी तो वो फोकल एक प्लेन पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, एक प्लेन पर। देखिए यहाँ से जो एक प्लेन पास, यहाँ से एक कागज पास करा दीजिए ना, कागज, ठीक है। यहाँ से वो कागज पास कराइए ऐसे। देखिए तो ये दर्पण है, दर्पण पे यहाँ से किरण आ रही है, सब कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगी। यहाँ से वो कागज को ऐसे पास करा दीजिए, जैसे ये तो सब बिंदुओं कहीं पे मिलने लगी, कागज पर। यही कागज कहलाता है फोकल प्लेन, यही कागज क्या कहलाता है, फोकल प्लेन। यहाँ से देखिए, सब यहाँ से टॉर्च जलाइए, ऐसे एंगल पे जलाइए अवतल दर्पण में ना, तो सब जाके एक बिंदु पर मिलेगी और वहाँ पे एक कागज को ऐसे पास करा दीजिए, वही क्या कहलाएगा, फोकल तल, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा ये। और बाकी जो मुख्य अक्ष जब समानांतर आती है तो वो इसका क्या है, स्पेशल केस है। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आ रही है कुछ इस टाइप का, देखिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए हमने ये लिया, मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे और ऐसे, तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। यहाँ भी फोकल तल है, यहाँ भी तो फोकल तल है कि नहीं, यहाँ भी एक कागज पास कराएंगे तो वो भी क्या, फोकस प्लेन पे ही मिलेगा। तो ये था अपना फोकल तल। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वही डिफिनेशन कर रहा है कि जब प्रधान अक्ष, देखिए ये प्रधान अक्ष है ना, इससे इस पर क्या है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये कागज है और ये प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष अगर यहाँ से एक लाइन गुजारेंगे तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, और साथ साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा और फोकस से पास करेगा। फोकस से एगो कागज पास करना है, फोकस से एगो कागज पास करा देना है, वही क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको ये सारी बातें बताई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी। अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसका भी सजेशन दीजिएगा। आपके सजेशन के लिए हम लोग बिल्कुल वेलकम है आपका, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि अवतल और उत्तल में प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। एक बार प्रतिबिंब बनाने के नियम को समझ जाएंगे तो अवतल और उत्तल में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो हम प्रतिबिंब बनाना आसानी से सीख जाएंगे। अगर हम प्रतिबिंब बनाना सीख जाते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में इससे एक अलग अंदाज में और अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।